तो क्या अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी के साथ मोहभंग हो चुका है? क्या वो बीजेपी छोड़ने वाली हैं और सिर्फ बीच बीच में चूंकि भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा तौर पर है तो नैतिकता का परिचय देते हुए कुछ बयान जारी कर रही हैं, वरना इसके साथ साथ एक संदेश भी पहुंचा दिया गया है कि वो बीजेपी में अब अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में खास तौर पर कुल 20 दिनों के भीतर जो कुछ हुआ, जो अपर्णा यादव जिनके बयान भी चर्चा में नहीं रहते थे बड़े चर्चाओं में आने लगे हैं, वो उन मुद्दों पर खुलकर बोलने लगी हैं जो फिलहाल बीजेपी और खास तौर पर योगी सरकार के लिए गले की फांस बने हुए हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार के कोई मंत्री तो छोड़िए, कोई बीजेपी का विधायक भी नहीं बोलता। उन मुद्दों पर खुल्लम खुल्ला वो सरकार की और बीजेपी की पोल खोल रही है। और तो और इन सब के बीच क्या शिवपाल सिंह यादव का वो दावा जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द यादव परिवार एकजुट होगा, वो पूरा होने जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो परिवार तोड़कर सत्ता में रहने वाली ये पार्टी करेगी क्या? क्या 27 से पहले ही विदाई की तैयारी हो रही है? क्या अपर्णा यादव समझ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बने हुए गुट में वो अब अपने आप को सहज तरीके से महसूस नहीं करवा पा रही? तो क्या वाकई अपर्णा छोड़ेंगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आएंगी? ये 20 दिन का पूरा लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया हूं। इन 20 दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि पिछले 1-1.25 साल से अपर्णा यादव जो चर्चा में नहीं थी, अचानक से चर्चा में आ गई है। ये चर्चा की वजह क्या है? क्या कोई मुलाकात बात हो चुकी है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आप हमेशा जानते हैं कि मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा भरोसा नहीं था कि साल 2017 में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन जाएगी। 2022 में बाद में आऊंगा, लेकिन पहले 17 पर आता हूं। मैं बार बार कहता हूं, और ये बात चाहे कितनी ही बुरी लगे किसी को, लेकिन हकीकत यह है कि अगर उस वक्त चाचा और भतीजे में यह संघर्ष ना होता, समाजवादी पार्टी में यह बिखराव ना होता, उनके कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स में बिखराव ना होता चाचा और भतीजे की इस जंग की वजह से, तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी कि सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। बीएसपी पहले से ही बहुत कमजोर पड़ी हुई थी। हां, दूसरे नंबर की पार्टी 2017 में बीजेपी बनती जरूर, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाती। यानी उस तरफ परिवार में दरार पड़ी थी और उसका फायदा बीजेपी ने उठाया था। यही साल 2022 में हुआ था, चाचा भतीजे साथ आए थे, दल और दिल दोनों नहीं मिल पाए थे, जिसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया। मैं बार बार चुनौती देकर कहता हूं, बताइए जब से दोबारा चाचा की एंट्री समाजवादी पार्टी में हुई है, मैनपुरी का वो उपचुनाव जो नेताजी के निधन के बाद खाली हुई थी सीट और उस पर डिंपल यादव प्रत्याशी बनी थी, तब से आप देखिए ये परिवार की एकजुटता के सामने इनका सारा का सारा जोश ठंडा हो चुका है। अब लोकसभा चुनाव का नतीजा आपने देख लिया। इसीलिए इनके पास एक मारक हथियार रहा हमेशा यादव परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन मैं अपर्णा यादव चाहे वो बीजेपी में छोड़े या रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं, लेकिन अपर्णा यादव की एक नैतिकता के लिए हमेशा मैं तारीफ करूंगा। अंदर खाने से हमेशा खबर निकल कर आई कि अपर्णा यादव का इस्तेमाल सियासी तौर पर यादव परिवार के खिलाफ करने के लिए किया जाता रहा। कभी अखिलेश यादव के नाम पर, कभी डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाने को लेकर, लेकिन हर बार अपर्णा यादव ने बाबा के और बीजेपी के सपने को तोड़ा कि वो किसी के खिलाफ भी चुनाव लड़ लेंगी, प्रचार कर लेंगी, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ कतई नहीं। और यही एक वजह है कि आपने अमूमन देखा होगा कि किसी भी चुनाव में अपर्णा यादव बोलती हुई, बात करती हुई, भाषण देती हुई, रैली करती हुई मिल जाए, लेकिन पारिवारिक सदस्य जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से नहीं। ये क्लियर है, आप जाकर देखिए। और यही वजह है कि उन्हें लंबे समय तक कोई बहुत बड़ा पद नहीं दिया। जब वो नाराज होने लगी, बीजेपी को लगने लगा कि अपर्णा यादव अगर साथ छोड़कर जाएंगी तो परिवार एकजुट होगा, तब जाकर उनकी नाराजगी के बाद उन्हें बनाया गया उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष। लेकिन अब ये 20 दिनों के भीतर क्या हुआ है उसकी एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाऊंगा। पहले ये तस्वीर देखते चलिए। एबीपी न्यूज की खबर है, पुरानी खबर है, आपने देखी भी होगी। यादव परिवार में जो अखिलेश यादव है, उनके चचेरे भाई हैं आर्यन यादव, उनकी शादी हुई थी। सब कार्यक्रम एक साथ एकजुट हुए थे। प्रतीक यादव पूरे परिवार के साथ, जिसमें अपर्णा यादव और उनके बच्चे भी पहुंचे थे, पैर छुए थे। प्रतीक यादव ने भी अखिलेश यादव के और खुद अपर्णा यादव ने भी पैर छुए थे। मतलब संस्कारों में मैं हमेशा कहता हूं, आप कितना ही परिवारों को थोड़ी संस्कार थोड़ी ना खत्म करवा लेंगे, है ना? तो वही हुआ। अपर्णा यादव पहुंची थी और तब से ही खूबसूरत तस्वीर, कोई कयास नहीं लगा रहा था ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद के बयान अगर आप सुनेंगे अपर्णा यादव के तो हैरत में पड़ जाएंगे। पहला बयान नंबर 1, सबसे पहले आपको नीतीश कुमार वाला मसला पता है। नीतीश कुमार वाले मसला जिसमें उन्होंने नकाब खींचा एक बच्ची का,
जिसमें पीछे बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं बिहार के, वो खड़े थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं की, नैतिकता अपनी खूंटी पर टांगने का काम किया। मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब भी मैं बीजेपी की महिला सांसद, जो विधायक है, उनसे सवाल पूछता हूं। संसद के गलियारे में बीजेपी की महिला सांसद खड़ी हो गई थी, और किसके लिए? डिंपल यादव के सम्मान के लिए, क्योंकि डिंपल यादव पर टिप्पणी करने वाला मौलवी था। ठीक है, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक योगेंद्र राणा नाम का बदतमीज आदमी जब एक समाजवादी पार्टी को, खासकर महिला सांसद के लिए गंदगी उगल रहा था, तब कहां गया थी इनकी नैतिकता? ये सारी की सारी नैतिकता तब कहां गई थी? तब नहीं आई थी नैतिकता। और आज भी इन महिला सांसदों की नैतिकता नहीं जाग रही कि नीतीश कुमार ने जो किया और उस पर संजय निषाद का कितना गंदा बयान आया, उस पर कुछ बोल दे। महिला सम्मान भी क्या धर्म देखकर करती हैं? और धर्म नहीं, आरोपी देखकर करती हैं। आरोपी है कौन? अगर मुस्लिम समाज से तो बात अलग है, योगेंद्र राणा जैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, संजय निषाद जैसा हो, वो कुछ कर दें, कह दें तो चुप्पी साध जाती है। नैतिकता और भावनाएं दोनों हाथ नहीं होती आपकी। अब देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी से उठी आवाज। अपर्णा यादव ने हिजाब खींचे जाने की निंदा की। नीतीश कुमार और संजय निषाद से माफी मांगने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा माफी मांगनी पड़ेगी। जिस मुद्दे पर बीजेपी खामोश है, अब सोचिए, चुनाव आयोग के बारे में कुछ कह दिया जाता है, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है दिल्ली में, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएंगे और उसे डिकोड किया जाएगा। राहुल गांधी ने ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, अखिलेश ने ये झूठ बोला, ये सब हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर वो छुई मुई का पौधा होता है, वैसे बीजेपी के नेता बैठे हुए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। नो। फिर महिला के सम्मान की बात करेंगे। अपर्णा यादव ने यहां मोर्चा खोल दिया था। देखिए, यहां पर भी खबर है दैनिक भास्कर की। संजय निषाद के बयान पर अपर्णा यादव बोली माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार के नकाब खींचने को लेकर दिया था रिएक्शन, का अमर्यादित टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। योगी सरकार के मंत्री, योगी सरकार यानी रामराज वाली, दावा यही करते हैं, मैं तो इसलिए कहता हूं रामराज वाली सरकार, उस रामराज वाली सरकार का एक सिपाही एक महिला के लिए घिनौनी टिप्पणी करे और उसके बाद सरकार और पार्टी दोनों चुप्पी साध कर बैठे रहे, तो समझ लीजिए महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। लेकिन अपर्णा यादव ने मोर्चा खोल दिया, माफी मांगने की अपील की। अच्छा, इसके बाद एक और घटनाक्रम घटा, वो भी जरा देखिए, सरकार की पोल खोलने वाला। 300 रोहिंग्या कहां भाग गए किसी को पता नहीं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ छापेमारी पर यह क्यों कहा? रोहिंग्याओं का मुद्दा बहुत उठाया जाता है। दरअसल बीजेपी के अंदर सिर्फ फुटअव्वल चल रही है। हर कोई बेचैन है, वो समझ नहीं पा रहा किस गुट के साथ खड़े रहे, किसका पलड़ा भारी है, कौन कब तक रह पाएगा, कौन किसको हरा पाएगा, पता नहीं। मानकर चलिए बाबा वाले गुट में रहे और आने वाले दिनों में बाबा की टेंशन बढ़ जाए और इस्तीफा हो जाए तो वो कहां जाए। अगर वो केशव प्रसाद मौर्य वाले गुट में रहे और मानकर चलिए पासा पलटा और भारी पड़ गए बाबा, तो उसके बाद क्या होगा? हर तरफ यही चल रहा है। इस असहज स्थिति के बीच अपर्णा यादव का यह रुख बताता है कि शायद परिवार एकजुट होने के बहुत करीब पहुंच चुका है। यानी शिवपाल सिंह यादव का 8-9 महीने पुराना दिया गया बयान कामयाब होने जा रहा है। नमस्कार।